आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं सृष्टि मुखर्जी पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आई हूँ प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के कुछ चैप्टर्स को पढ़ाने जो कि भूगोल से संबंधित है। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में, तो जलवायु विज्ञान के बारे में। जलवायु विज्ञान में भारतीय जलवायु को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स जो क्लास आपको दिए कि जलवायु विज्ञान कहाँ से आया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी परिभाषाएं क्या है और किस प्रकार से ये आगे बढ़ा है। तो हमारी जलवायु कैसी है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम सभी भारत देश के नागरिक हैं और हमारी जो जलवायु है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय का मतलब कि हमारी जलवायु गर्म है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी और कटिबंध का मतलब होता है प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में आज हम अपने देश के जलवायु के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र पे हमारा देश एशिया महादेश में है ना। अब एशिया महादेश में हमारा देश है और हमारे देश का जो क्षेत्र है वो गौर कीजिएगा, तो ये इस प्रकार से है, यानी कर्क रेखा के बीचों बीच से हमारा देश गुजरता है। तो हमारा देश और अफ्रीका कर्क रेखा के एकदम सामने से, कर्क रेखा यानी वो काल्पनिक रेखा, यानी सूरज से पड़ने वाली डायरेक्ट किरणें, है ना। अब इसको समझिए, तो ये जो कर्क रेखा है यहाँ पर क्या है, इस एरिया में सूरज की प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है और हमारा पोजीशन है। पोजीशन क्या है कि 21 मार्च के बाद हम लोग सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जब सूरज की रेखाएं बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और हमारा देश कहाँ है, तो हमारा देश इस इलाके में है। तो यहाँ पर होने के कारण हमारे देश में क्या है, तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी होने के कारण इस जगह पर हमेशा क्या होता है, तो हमेशा गर्मी पड़ने के कारण क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वर्षा की भी सिचुएशन होती है। वर्षा की सिचुएशन क्यों होती है, वर्षा की परिस्थिति क्यों आती है, तो हमारे यहाँ हिमालय का पर्वत है, विंध्याचल और सतपुड़ा का पर्वत है और अरावली के पर्वत है और नीलगिरी की पर्वत है, जिन पर्वतों से टकराकर वर्षा होती है। तो आप इसको और विस्तार से समझें। तो ये जैसे कि भारत का आपने मानचित्र देखा और भारत के मानचित्र पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ इन सब जगहों पर क्या है, ये भारत का मानचित्र एशिया महादेश में हमारा देश है और यहाँ पर सूरज की रेखा भी पड़ रही है। नीचे ये आसमानी पानी है, ये सभी क्या कर रहा है, पानी वाष्पीकृत होता है और ये सभी क्या करता है, तो हमारे जलवायु का निर्धारण करता है। तो इसी के कारण हमारे यहाँ क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है भारत। भारत की जलवायु कैसी है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वर्षा भी होती है और गर्मी भी पड़ती है। अब इसको हम और विस्तार से समझते हैं। तो क्या समझेंगे, यहाँ मैंने कुछ पेपर वर्क किया है, उसको आप लोग देखें। भारत की जलवायु, तो हमारे देश की जलवायु कितने भागों में बटी है, 3 भागों में बटी है। सबसे पहले हमारे देश में क्या है, मौसम है। मौसम यानी वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। दूसरा है ऋतु, निश्चित समय में परिवर्तन से होने वाले क्रमिक विकास को हम ऋतु कहते हैं। हमारे यहाँ कितने प्रकार की ऋतु हैं, तो 6 प्रकार की ऋतु हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। ये सभी प्रभावित होती हैं किससे, सूरज की किरण से। अब जलवायु क्या है, जलवायु मौसम से ही निकला हुआ अर्थ है। मौसम क्षणिक होता है, लेकिन जलवायु किसी भी स्थान में मौसम का ही एक व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, किसी वहाँ के मौसम के कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को हम उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी स्थान पे 30 वर्ष तक अगर औसत एक तरह का तापमान होता है, तो उसी तापमान को, उसी मौसम को हम उस जगह की जलवायु कहते हैं। ठीक है। अब आइए, मॉनसून। भारतीय मॉनसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया, तो अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। इससे प्रश्न आ सकता है कि भारतीय मॉनसून की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो अरब वैज्ञानिक अल मसूदी ने की थी। मौसम शब्द कहाँ से निकला है, अरबी शब्द मौसमी से मौसम शब्द बना है, यानी बदलने वाला, यानी बदलने वाला। किसी भी देश की जलवायु किन किन बातों पे निर्भर करती है वो जान लीजिए। कहीं की जलवायु गर्म क्यों होती है,
यानी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है? तो आपने देखा कि हमारी पृथ्वी जिस जगह हमारा देश भारत एशिया महादेश में पड़ता है वो कर्क रेखा के सीधे सीधी आता है, इसलिए यहाँ पर सूरज की रेखाएं डायरेक्ट पड़ती हैं और सूरज की रेखाएं डायरेक्ट पड़ने के कारण ये प्रदेश उष्णकटिबंधीय है और इसी के कारण यहाँ पर की जलवायु क्या है? तो गर्म है। यहाँ की ऊंचाई, भारत ऊंचा स्थान भी है, यहाँ पे पहाड़ भी है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो देश है यहाँ पर विभिन्न रूप के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ 6 प्रकार के मौसम का हम अनुभव करते हैं। यहाँ हम कितने प्रकार के मौसमों का अनुभव करते हैं? 6, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। इस प्रकार से आपको पूछ भी सकता है कि भारत किस प्रकार का प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्णकटिबंधीय है कि उष्णकटिबंधीय है, तो आप यहाँ पे जवाब देंगे उष्णकटिबंधीय है। फिर भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। और भारत के जो मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बदलाव, बदलना। इस प्रकार से आपको अनगिनत प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस नियम के अनुसार, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हमारे देश भारत में ये पूरा पृथ्वी का मैंने चित्र बनाया है और ये सूरज की रेखाएं हैं। सूरज की रेखा आप गौर करके देखेंगे कि सूरज की रेखा जो है पृथ्वी पर पड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? पृथ्वी पर बायां और दायां 2 प्रकार का हवा का निर्माण हो रहा है और ये 2 प्रकार की हवा से ही मॉनसून की उत्पत्ति होती है। यानी पृथ्वी की जो डायरेक्ट किरणें हमारे धरती पर, सूरज की डायरेक्ट किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, इससे क्या होता है? तो इससे हवा का निर्माण होता है और इसी सूर्य की किरणों से बादलों का भी निर्माण होता है। आपको ये पता होगा कि बादल भी वाष्पीकरण की रासायनिक प्रक्रिया में भी सूरज की किरणें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर मौसम का आगमन होता है और हमारा भारत देश अति वृष्टि वाला देश भी बनता है, अति गर्मी वाला देश भी बनता है, अति शीत वाला देश भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया है? तो बताया गया है कि हमारे यहाँ हवा आती है, तैयार होती है। इस नियम को किसने बताया था कि पृथ्वी पर जब सूरज की रोशनी गर्मी के समय जून के महीने में डायरेक्ट पड़ती है तो दाईं और बाईं 2 हवा बनती है। इस नियम को प्रतिपादित किया था फेरेल ने, इसलिए इसको फेरेल का नियम भी कहते हैं। इन्होंने फेरेल ने 2 हवाओं का जिक्र किया है, दाईं हवा और बाईं हवा। ये प्रेशर के कारण उत्पन्न होती है और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। इसको हम फेरेल के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो जब ताप बनता है, ताप बनने से बादल बनने की प्रक्रिया होती है, हवा बनने की प्रक्रिया होती है। तब जब हवा बादल बनता है तो वो पहाड़ों पर जाकर टकराता है। पहाड़ों पर जब जाकर टकराता है तब वर्षा की बूंदें बननी शुरू हो जाती है। तो ये तो वर्षा क्षेत्र, वृष्टि क्षेत्र हुआ। अब इसी के अपोजिट जहाँ वर्षा नहीं होती है तो उन जगहों पर वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ मालवार तट से, केरल से होते हुए हवाएं आती हैं तो केरल में बहुत वर्षा कराती हैं, लेकिन केरल के ही बगल में राज्य है तमिलनाडु, वहाँ वो वर्षा नहीं कराती हैं और ये हवाएं सीधे ऊपर की तरफ 2 भाग में बढ़ती हैं। एक चली जाती हैं आपको वे ऑफ बंगाल की तरफ और दूसरी हवा चली जाती है अरबियन सी की तरफ और फिर ये गुजरात में और केरल होते हुए ऊपर की तरफ वर्षा कराती हैं और वे ऑफ बंगाल वाली जाती हैं और पश्चिम और उत्तर के राज्यों में वर्षा कराती हैं। इस प्रकार से जब ये वर्षा होती है तो वर्षा होने के क्रम में पहाड़ के सामने से जो राज्य पड़ते हैं, जो राज्य से गुजरती हैं हवाएं, वहाँ वो वर्षा करा देती हैं। लेकिन जो राज्य इस पहाड़ों के पीछे पड़ जाते हैं फिर वहाँ क्या बन जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ भी मैंने आपको दिखाने के लिए रखाया है कि भारत में मानसून कब आता है। भारत में मानसून कब आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले
केरल के मालवा तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर हमारा देश के नीचे ही हिंद महासागर है। यहाँ से क्या होती है, हवाएं 2 रूप में बंट जाती है और ये जो बढ़ती है तो ये आपको पश्चिम की तरफ गुजरात होते हुए भीतर चली जाती है और इधर से पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल होते हुए एंट्री करती है। कहाँ पर, तो हमारे बिहार में, और फिर ऐसे करते हुए वो वर्षा कराती है। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात है, ये मानचित्र को आप गौर करेंगे और ये जब ऊपर से होते हुए इन पहाड़ों से टकराकर ये इस प्रकार यहाँ पे वर्षा कराती हैं और फिर ये ऐसे जाती हैं और इस जगह पर ये वर्षा कराती हैं, यानी इतने प्रदेशों में ये वर्षा कराती हैं। और ये जो है वर्षा कराने के लिए क्या होती है, तो ये हवाएं उठकर आती हैं। कहाँ, तो ये उठकर आती हैं मॉनसून की हवाएं। ये कहाँ आती हैं, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि केरल के तट पे आती हैं मानसूनी हवाएं। हमेशा जून के महीने में कहाँ आती हैं, केरल के मालवा तट में, और तब ये अरब सागर की तरफ बढ़ती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ, 2 तरफ बढ़ती हैं और ये भारत में हर जगह बरसात करवाती हैं जहाँ जहाँ से ये होकर गुजरती हैं। और मैंने कहा कि मौसम में उस जगह का स्थान का पहाड़, पठार, पानी, ये बहुत ज़्यादा असर करता है ना। वहाँ की स्थानिक परिस्थिति वर्षा कराती हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि मैंने रिटेन वर्क किया है। रिटेन वर्क है कि अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाती है। कितनी दिशाओं में मुड़ती है, 3 दिशाओं में मुड़ती है। एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी शाखा निकलती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार अरब सागर से उठने वाली हवा से भारत के 3 राज्यों में वर्षा होती है। अब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से सीधा ये मेघालय की गारो खासी जयंती पहाड़ी की ओर की जैसी आकृति में बढ़ती है और फिर वहाँ जाकर ये फंसती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में जो वर्षा होता है मेघालय के मासेराम में होता है। आप सभी जानते हैं यहाँ वर्षा क्यों होती है, तो यहाँ पर जाकर पहाड़ के बीच में जाकर ये बादल फंस जाता है और ये जो फंसता है तो यहाँ पर समझिए मेघालय का मासेराम है। तो यहाँ पर पूरे मानसून प्रत्येक दिन 12 बजे से वर्षा शुरू हो जाती है और विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पश्चिम में हिमालय का इस तरह से रेंज है। अब यहाँ पे ये जाकर ये मेघालय के इस जगह जैसे ही ये उठ कर आता है यहाँ पे वो अटक जाता है तो फिर ये कंटिन्यू क्या कराता है, वर्षा कराता है। इस प्रकार से हम जान गए कि बंगाल की खाड़ी वाली हवा पश्चिमोत्तर राज्यों में क्या कराती है, वर्षा कराती है और ये जाकर मेघालय में फंसती है। उसके बाद वहाँ खूब वर्षा कराती है, इसके कुछ मात्रा में मानसून, उसके बाद आसाम, अरुणाचल प्रदेश भी जाती है, वहाँ भी वर्षा कराती है। इसी मानसून की शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर धूम मचाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही बंगाल की खाड़ी वाली हवा से वर्षा होती है ना। आपको परीक्षा में आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से क्या मानसूनी वर्षा होती है या अरब सागर से उठने वाली हवाओं से भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में वर्षा होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा जब भी होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के कारण ही होती है। ऐसे तो मानसून आता है मालवा तट केरल में और उसके बाद केरल से शाखाएं 2 भागों में, केरल से जैसे ही यहाँ से शाखाएं उठ के आती हैं, उठ के आने के बाद ये मानिए कि पानी का शाखा उठ के आए तो ये भारत के इन 2 इलाकों में इस तरह से डिवाइड होता है और इस प्रकार से हमारे राज्यों में ये खूब वर्षा कराती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पुनः बंगाल की खाड़ी से होकर निकलती है। अब यहाँ पे एक मैप और है, दोनों मिलकर ये दोनों हवाएं पुनः जब लौटने लगती हैं, हवाओं का वेग कम होता है, प्रेशर कम होता है, तब ये क्या कराती हैं, तो ये पंजाब में वर्षा कराते हुए मानसून पीछे लौटती हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे यहाँ मानसून कब से लौटता है, तो यहाँ पे भारत का मैप है, ये देखिए ये हवाएं पुनः अब लौट रही हैं, हल्की होकर लौट रही हैं। अब ये पुनः अपना रास्ता पकड़ रही हैं। इससे पहले तो यहाँ से उठी थी, यहाँ से ये 2 भाग में बटी थी, लेकिन अब ये लौटेगी तो इधर होके लौटेगी। तो सितंबर के महीने में, मानसून महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है।
इस कारण से भारत में मानसून लौटने लगता है, यानी कि हमारे यहाँ गर्मी कम होने लगती है। गर्मी कम होने लगती है तो क्या होता है, तो गर्मी कम होने के कारण अब मानसून वापस लौटता है, हवा पीछे लौटता है। और इस समय ये क्या कराता है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात लाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सितंबर में भी हम सुनते हैं कि चक्रवात आया है। तो क्यों आता है, जब पुनः ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर केरल के तट के तरफ, ये मालवा तट होकर जब ये हिंद महासागर की तरफ हवाएं निकलती हैं, तब ये चक्रवात लाती हैं। और इसी प्रकार इस समय तमिलनाडु में बहुत जोरों की वर्षा होती है। इस समय ये तमिलनाडु से टकराती है। और इसीलिए कभी कभी प्रश्न भी आता है कि मौसम का, जब भारत से मौसम लौटता है, मानसून वापस जाता है, मानसून वापस जाने के क्रम में किस राज्य में बहुत वर्षा होती है, तो ये आप जान लीजिए, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में, है ना, मानसून के लौटने में। और जब मानसून आती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसेराम मेघालय में, है ना। उसके बाद तो पूरे भारत में वर्षा होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसून आते समय वर्षा होती है मेघालय में, मानसेराम में, और जाते समय सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है वह कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। और इस प्रकार से आज आप जाने कि लौट से मानसून की दिशा उत्तर पूर्व की होती है। सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में लौटते मानसून की होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा आते मानसून की कब होती है, कहाँ होती है, तो मानसेराम मेघालय में। इस प्रकार आपने आज भारतीय जलवायु से संबंधित विषय पढ़ा, भारत में मानसून का आना पढ़ा, भारत से मानसून का जाना पढ़ा, और आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोग भलीभांति समझ गए होंगे। नमस्कार, अगली कक्षा में मैं पुनः आऊँगी और एक नए चैप्टर को एक नए ढंग से आपको पढ़ाऊँगी। आशा और उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।